ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। साउंड आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, माई सेल्फ अजीत सिंह पंवार, ठीक है जी। या और हम लोग यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसके अंदर जो मॉड्यूल नंबर 6 है आपका, उसके अंदर आपको मॉडर्न फिजिक्स दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये मॉडर्न फिजिक्स कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पूरा पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है जी। अगर अपन क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक है, जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, उसके अंदर इसमें 3 चैप्टर आते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इनसे मिलकर बनता है ये 3 चैप्टर से। तो इसके अंदर अपन इनको सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटम्स। एटम्स से हर साल एक क्वेश्चन आता है। एटम्स जो अपना है ये केमिस्ट्री वाला ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अपन केमिस्ट्री में, ये वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वाला ही है। बट इसके अंदर ये है कि एक एक दो बात है, एक दो पॉइंट्स हैं, एक दो कंटेंट हैं जो वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो मैं लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी तो आपका पूरा वही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसलिए फिजिक्स के अंदर उस चीज को रिपीट नहीं करते। केमिस्ट्री में एक बार हो गया वो हो गया, ठीक है जी। ये अपन यहाँ पर बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, मैटर वेव से 1 क्वेश्चन आ रहा है हर साल, और रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर से मिला के 2 क्वेश्चन, और एक एटम का, तो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। 2020 में तो 7 क्वेश्चन आ गए थे इसमें से, ठीक है ना। हालांकि थे वो सिंपल से, लेकिन 7 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। ये तो इसी पार्ट से आए थे वो सारे के सारे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और अपन ये चाहते हैं कि अपन इस तरीके से स्टडी करें कि सारे नंबर्स अपने ही हों, ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए अपन फटाक लगे से आंसर दे दें कि यही हमारा आंसर है, ठीक है जी, और वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो इधर समझना है इसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, किसी भी मेटल की बात करें, तो मेटल को अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट में ऑब्जर्व करेंगे, तो किसी भी मेटल का अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्टेट में, तो आपको दिखाई देंगे एटम्स। क्या? एटम्स। एटम्स के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड वेरियस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन करते हैं। हर क्रिस्टल की अपनी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जिसमें उसके एटम्स एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं। फिक्स डिस्टेंस होती है इनमें। एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, और रूम टेम्परेचर पर ही इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अपनी शेल में से निकलकर क्रिस्टल में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट को छोड़कर क्रिस्टल में आ गए, इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट,
या थर्मल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस क्रिस्टल के अंदर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। भाई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन हम उससे आगे की बात करते हैं। देखिए इधर ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर क्रिस्टल में आ गए, रैंडमली घूम रहे हैं। इनका बिहेवियर बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह है। ये कहीं भी जा सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, लेकिन ये क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल का पार्ट है पूरे नेट चार्ज 0 है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एस्केप करने की कोशिश करता है, तो जो सरफेस है भाई, जो मेटल है वो एक नेगेटिव चार्ज लूज करने जा रही है ना, तो जैसे ही मेटल एक नेगेटिव चार्ज लूज करने जा रही है तो फौरन इसकी सरफेस जो है पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेती है। ये पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेती है और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होता है, अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और वापस क्रिस्टल में आ जाता है। तो बात यूं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव रैंडमली इन द क्रिस्टल, बट इलेक्ट्रॉन्स कांट एस्केप फ्रॉम द क्रिस्टल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे एस्केप करते हैं सरफेस पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेती है। ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और वापस क्रिस्टल के अंदर ले आती है। ठीक है भाई, बैटरी की, हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूम सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक क्रिस्टल का पार्ट है, क्रिस्टल का नेट चार्ज 0 है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एस्केप करने की कोशिश करता है, सरफेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, क्योंकि मेटल एक नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी करने वाली है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने वाली है। ये पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और वापस अंदर खींच के ले आते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी एस्केप नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, अगर हम बाहर से इसको सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड कर दें। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड कर दे बाहर से, तो ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सकते हैं। तो ए मिनिमम एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के बाहर आता है। जब तक ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करे, तब तक ये इसके अट्रैक्शन के रेंज से बाहर चला जाए, तो भाग गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब बाहर से नहीं एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द सरफेस, इसको कहेंगे हम वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसका सिंबल है फाई नॉट। तो मिनिमम एनर्जी गिवन सो दैट द इलेक्ट्रॉन एस्केप्स, दैट इज वर्क फंक्शन। ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सबसे लीस्ट वैल्यू होती है सीजियम के लिए, मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लैटिनम के लिए। ठीक है, एक तो ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। अगर अपन ने सरफेस को ऑलरेडी पॉजिटिव कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले निकाल के फेंक रखे, तो सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब अगले इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। अगले इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। अब ये वर्क फंक्शन हम दे कैसे, हम प्रोवाइड कैसे करें? तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है थर्मायोनिक एमिशन। क्या? हम हीट एनर्जी दे दें, इस मेटल को गर्म कर दें,
इतना गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें कि इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाए और यहां से बाहर निकल जाए। तो अगर हीट एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस प्रोसीजर को कहते हैं टर्बाइनिक एमिशन। क्या? ये सबसे सूटेबल और कन्वीनियंट मेथड होता है। जैसे मान लो एक टंगस्टन का फिलामेंट है, उस फिलामेंट में कॉन्टिन्यूअसली करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट इवॉल्व होगी, ये एनर्जेटिक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये से एस्केप कर जाएंगे। ठीक है जी। सेकंड, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई रखते हैं, 10 किलोवोल्ट, 30 किलोवोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो हाई रेंज का होता है। इतना ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन को ही खींच के बाहर निकाल देते। और अगर इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल गया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को एमिट कराया हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से, इसलिए इसको कहते हैं हम फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं? अपनी बाइक्स के अंदर, गाड़ियों में देखा है स्पार्क प्लग होता है, देखा है वो स्पार्क प्लग होता है ना, आगे लगा रहता है। जैसे बाइक में देखे तो आगे की तरफ इस पे ब्लैक कलर की कैप लगी रहती है। कभी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो जो मैकेनिक है उसको खोल के साफ करता है उसको, देखा होगा ना आप लोग। तो उसमें देखना, आप जब किक मारते हैं तो स्पार्किंग बनती है, उसमें कड़कड़ कड़कड़ करके स्पार्किंग आती है। वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आ रही है स्पार्किंग। अपने घर में गैस जलाते हैं, लाइटर नहीं होता, क्लिक क्लिक करके एक स्पार्क आता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो चाहे वो लाइटर का स्पार्क हो या फिर बाइक में जो स्पार्क प्लग हुआ था, देखा ना, उसके अंदर कहते हैं भाई, वो जो मैकेनिक होते हैं कहते हैं कि भाई इसके अंदर कार्बन आ गया, देखा ना, फिर उसको साफ करता है, उसको खोल के, एम्ब्रे पेपर होता है ना, ये सैंड पेपर, उसे रगड़ के साफ करता है उसको। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा क्या? हाँ जी, ये है बात हमारी फील्ड एमिशन की। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या करते हैं हम, मेटल है, मेटल के ऊपर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रोजेक्शन करते हैं, तो ये से हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के पार कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन की फायरिंग करके निकाल दिया। और अगर लाइट एनर्जी देकर हमने इनको बाहर निकाला, ये लाइट है, लाइट एनर्जी से हमने इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लाइट एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, दिस प्रोसीजर इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बेसिकली सिर्फ इतनी है, बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मेटल से बाहर नहीं आ सकता, उसको बाहर यदि लाना है तो हमें एनर्जी देनी है, और अगर वो एनर्जी हम लाइट से दे देते हैं तो इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन मान लीजिए, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकता, भगाना है, एनर्जी देनी है, अगर वो एनर्जी लाइट से दे दी तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जिस मेटल पे चाहे जो लाइट डाल देंगे इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। अभी आयरन की बेंचेस हैं, इस पर ये लाइट गिर, विजिबल लाइट, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं, आयरन के लिए लाइट सूटेबल नहीं है, आयरन के लिए सूटेबल है अल्ट्रावायलेट। तो अगर यहां अल्ट्रावायलेट बल्ब लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अदरवाइज यहां किसी तरह का कोई एमिशन नहीं होगा। एल्कली मेटल्स होते ना, एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, ये सारी की सारी मेटल्स विजिबल लाइट से सेंसिटिव होती है। किससे? विजिबल लाइट से। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? कहानी समझ में आ गया? तो नेक्स्ट लिखें आप कॉपी के अंदर, इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन।
इलेक्ट्रॉन एमिशन, लिखो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, free electrons inside the crystal free electrons inside the crystal which are still bounded with the crystal can't escape from the surface because surface acquires positive charge. Surface acquires positive charge. लिख दिया। नेक्स्ट लिखें वर्क फंक्शन फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट लिखो। मिनिमम एनर्जी given to an electron, minimum energy given to an electron so that it escapes from the metal surface. Escapes from the metal surface. ठीक है। It depends on, लिखो अगला, it depends on nature of surface, and nature of metal. Nature of surface and nature of metal. ठीक है। नेक्स्ट लिखो मेथड्स, लिखो। पॉइंट नंबर 1 थर्मायनिक एमिशन, मेथड्स थर्मायनिक एमिशन। उसी में आगे लाइन लिखिए बाय हीट एनर्जी, थर्मायनिक एमिशन बाय हीट एनर्जी। Point number 2, field emission by strong electric field. Point number 3, secondary emission by projection of high energetic electrons, और चौथा लिखे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन by light of suitable frequency. ठीक है जी। ये आगे साहब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक है भाई। नीचे लिखो इसमें एल्कली मेटल्स
alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium, etc. are sensitive with visible light. Are sensitive with visible light. Okay, and other metals like zinc, cadmium, magnesium, etc. Zinc, cadmium, magnesium, etc. are sensitive with ultraviolet. Are sensitive with ultraviolet. ओके, ये है भाई बात। तो कुल मिला के बात ये है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद भाग नहीं सकता, उसको भगाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी लाइट से दे दी तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है जी, ये बात। अब देखो इधर थोड़ी सी आगे की और बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स है। जब किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो वो वेव फॉर्म में होती है, वेव होती है लाइट। लेकिन जब ये लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है, ध्यान से सुन लेना, ये लाइट जब सोर्स से निकली तो किस फॉर्म में है, लेकिन जब ये लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है, किससे, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर से जब इंटरेक्ट करती है तो ये अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड ना करके बंडल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, बंडल्स। देखो जैसे किसी प्लांट में पानी देना है, किसी प्लांट के अंदर पानी देना है, वाटर देना है, तो मैंने क्या करा, 100 ml के बैलून्स ले लिए, पानी से भरे हुए 100 ml के बैलून्स ले लिए। मैंने एक बैलून फेंका, बताओ उस प्लांट को कितनी एनर्जी मिली, कितना वाटर मिला, 100 ml। अगला दिया, कितना मिला, 100। ये डिस्क्रीट वैल्यूज। एक होती है कंटिन्यूअस, जैसे पाइप लगा दिया पानी का, कंटिन्यू जा रहा ना वाटर। तो जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर से होता है तो वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड नहीं करती, बंडल्स की फॉर्म में देगी। तो जैसी लाइट आकर इंटरेक्ट करी, एक बंडल दे दिए। कुछ फिनोमिना होना है तो इसी से होना है, वरना नहीं होना। जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को ये बंडल मिला, अब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाया, तो इलेक्ट्रॉन अब इस बंडल की एनर्जी को क्रिस्टल को दे देता, उससे क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ जाता। और अगर इस बंडल को लेकर उसकी एनर्जी अगर सफिशिएंट है बंडल की, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, फिर क्रिस्टल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ठीक है जी। तो याद रखें, जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर से होता है तो लाइट अपनी एनर्जी डिस्क्रीट वैल्यूज में या पैकेट्स की फॉर्म में देती है। इन पैकेट्स को बोलते हैं हम यहां पर क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, क्वांटा ऑफ एनर्जी। और एक क्वांटम को बोलते हैं हम फोटोन। क्या बोलेंगे उसको, फोटोन। और प्लांक ने बताया कि इस फोटोन की एनर्जी होती है h। तो यहां पर जो बंडल मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो मिलेगा h न्यू, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, फिक्स अमाउंट का h न्यू मिल जाएगा। अगर निकलना है इलेक्ट्रॉन को तो निकल जाएगा, वरना फिर अगला बंडल आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्टोर करके बैठ गया, एनर्जी लिया, नहीं निकल पाया, क्रिस्टल को दे दिया। जो लैटिस होता है उसको ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी, इससे लैटिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अरे लोहे की बेंच उठा के बाहर धूप में रख दो, गर्म हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, गर्म हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाया तो उसने स्लाइड की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दी, लैटिस को दे दिया। लैटिस का हीट है, हीट एनर्जी मिल गई तो टेम्परेचर बढ़ गया लैटिस का। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो जब भी लाइट इंटरेक्ट करेगी मैटर से तो वो अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में देगी, क्वांटा की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में। और इन बंडल या क्वांटा को कहते हैं हम फोटोन।
ठीक है, तो बताइए फोटोन लाइट की कौन सी नेचर को एग्जिबिट कर रहा है? क्वांटम नेचर, जिसको हम पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, देखिए अभी 5-6 पॉइंट चलेंगे आपके, हर साल एक क्वेश्चन आता है इसी में से। ये जो 5-6 पॉइंट चल रहे हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा तसल्ली से देख लें इसको। सबसे पहले फोटोन की स्पीड वही होती है वैक्यूम में जो स्पीड लाइट की होती, कितनी है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर है ये? इन वैक्यूम। दूसरा एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी है उसके दो फार्मूले होते हैं, E=H, और एक होता है Sc/λ। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, लैम्डा वेवलेंथ है फोटोन की, अब यहां पर क्वेश्चन आते हैं, ये तो फार्मूले चलते ही रहेंगे, क्वांटम नेचर चलती रहती है पूरे में, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर तक पहुंच जाओगे तो चलता रहेगा, तो भी चलता रहता है फॉर्मूला। सबसे ज्यादा यूज यही होता है इसका, इस इक्वेशन में भी आएगी आगे। तो मुझे बताइए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मुझसे पूछ रहे हैं एनर्जी बताइए, वेवलेंथ का फॉर्मूला यही है ना, सेकंड वाला, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदलूंगा 10⁻⁻10। अब ये यूनिट क्या आएगी? जूल। मैंने सारी वैल्यूज SI सिस्टम में ली हैं, तो यहां पर इसकी यूनिट भी क्या आएगी एनर्जी की? जूल। 3 6 18, 3 6 18 19, 19.8/4 कितना हो गया ये? -7 + 7 15 19, 10⁻⁻19। अब आप देखिए, मैं फोटोन की एनर्जी जूल में निकाल, फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है? 10 की पावर, इसका मतलब है जूल इसके लिए एक बहुत बड़ी यूनिट हो रही है, जूल इसके लिए एक बहुत बड़ी यूनिट बन रही है। तो अपने को छोटी यूनिट से उसमें लेनी है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। भाई मार्कर का मास ग्राम में मेजर करोगे और ट्रेन का मास टन में मेजर करोगे, बट ट्रेन का मास ग्राम में क्यों करोगे मेजर? नहीं कर सकते क्या? लेकिन क्या जरूरत आ रही है, मार्कर का मास टन में मेजर करेंगे क्या? या उससे भी कोई बड़ी यूनिट हो, टन से भी बड़ी होती है क्या? कौन सी? व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास? विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास? यहां तो आपको प्राउड होना चाहिए, इट इज आफ्टर नेम ऑफ एन इंडियन साइंटिस्ट, चंद्रशेखर लिमिट। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट, जिसको बोलते हैं CSL। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। इतना तो ध्यान रखो, ठीक है जी। ये बात चलिए, तो जूल यहां पर बहुत बड़ी यूनिट हो रही है, इसलिए हम छोटी यूनिट यूज में लेंगे एनर्जी की, और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे डिवाइड करोगे ये एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर से अच्छा है कि अपन एक फार्मूला ध्यान रख लें, बस 12400 बटे लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये यूं कहना चाहता है कि अगर वेवलेंथ आपने एंगस्ट्रॉम में रखी तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, तो एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन में। लैम्डा इक्वल्स टू 12,400 अपॉन E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये यूं कहना चाहता है कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो वेवलेंथ किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में। इसको यूज में लेना। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू न्यू, ओके, तो आपका आंसर सीधा किस में आएगा?
इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये बात। तो यहां पर एनर्जी निकालने के लिए 12,400 बटे लैम्डा इंटू 10⁻⁻15, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो हर्ट्स में सीधे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिखो द फोटोन, हेडिंग डालिए द फोटोन। लिखो व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स when light interacts with matter, when light interacts with matter, it provides its energy, it provides its energy in discrete values, it provides its energy in discrete values or packets, or packets. These are quanta of energy, these are quanta of energy, and one quantum is called photon, and one quantum is called photon. तो बताइए फोटोन लाइट की कौन सी नेचर को एग्जिबिट कर रहा है, पार्टिकल या क्वांटम नेचर? ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, ये थी बात एनर्जी ऑफ फोटोन की। अब हम अगली बातें करेंगे इसके अंदर। देखो नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है रेस्ट मास। रेस्ट मास
देखो, रेस्ट मास किसको कहते हैं? रुकी हुई कंडीशन का मास। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मैं आपसे कहूं इसका मास कितना है, तो आप मास क्या बताएंगे? ये होता है रेस्ट मास। क्या होता है? जब यही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से चलने लगे, जब यही इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस का पार्ट हो, किसका पार्ट हो? यही इलेक्ट्रॉन जब कैथोड रेस का पार्ट होता है तो इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में मास ये नहीं रहता, इससे ज्यादा हो जाता। मास ये नहीं रह पाता, इससे बढ़ जाता है। ठीक है भाई? तो यहां मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम हाई स्पीड पार्टिकल से डील करते हैं। तो हाई स्पीड जब होती है तो उनका मास बढ़ जाता है, रेस्ट की कंडीशन से मास से ज्यादा हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहां फोटोन की। अरे फोटोन है क्या? एनर्जी क्वांटा। फोटोन एनर्जी लाया, इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली। अब अगर ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो फोटोन तो खाता। इलेक्ट्रॉन जैसी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म। इसलिए फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ये ध्यान रखिए। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। यानी फोटोन का रेस्ट की कंडीशन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन एक मास और जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है क्वेश्चंस में, वो है इक्विवेलेंट मास। क्या? इसको इफेक्टिव मास भी कहते हैं। इक्विवेलेंट मास और इफेक्टिव मास, ये हमें बताया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर इस दुनिया में कहीं भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहीं भी एनर्जी, तो कुछ अमाउंट में मास डिसअपियर हो। बिना मास डिसअपियर हुए एनर्जी नहीं बन सकती। और उसका रिलेशन उन्होंने दिया था E इक्वल्स टू mc²। इक्वल्स टू, ये रिलेशन ये कहता है कि अगर m मास डिसअपियर होगा तो E एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मुझे बताइए, फोटोन जब बना था तब भी तो कुछ मास डिसअपियर हुआ होगा, तो मैं कैसे पता करूं? फोटोन एनर्जी है ना, फोटोन एनर्जी है ना। तो जब ये एनर्जी बनी थी तो कितना मास डिसअपियर हुआ, कैसे पता करूं मैं? क्या मैं यहां फोटोन की एनर्जी लिख दूं तो क्या मुझे डिसअपियर्ड मास मिल जाएगा? इसलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास, यानी फोटोन की एनर्जी के इक्विवेलेंट मास। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E/c²। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो क्या लिख दो इसको? h/c²। अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो Sc/λc²। आपके बहुत पहले, बरसों पहले नीट में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा? तो दिमाग में सीधा स्ट्राइक होना चाहिए E इक्वल्स टू mc²। और E की जगह क्या लिखोगे? Sc/λ। तो आपका रिजल्ट सीधा क्या आ गया? m इक्वल्स टू h/λ/c। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। रेस्ट मास बोले तो 0, लेकिन इक्विवेलेंट मास 0 नहीं होगा, E इक्वल्स टू mc² से निकलेगा। किससे निकलेगा? E इक्वल्स टू mc² से। अब बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम। फोटोन लीनियर मोमेंटम भी पॉसेस करता है। फोटोन का लीनियर मोमेंटम मुझे पता करना है। इधर देखते रहो सामने, तुम क्या लिख रहे हो? मैं लिखवा दूंगा ना आप लोग, सामने देखो बस। आप समझ लो इसको, बाद में लिख लेना, मैं लिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना? ये देखो इधर लीनियर मोमेंटम। बताओ, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का यही होता है ना रिलेशन। लेकिन ये फार्मूला केवल उन्हीं पार्टिकल्स के लिए वैलिड है जिनका रेस्ट मास 0 नहीं होता, उनको कहते हैं मटेरियल पार्टिकल्स।
ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास 0 होता है उनके लिए लीनियर मोमेंटम एनर्जी का रिलेशन है इक्वल टू पीसी, ओनली फॉर फोटोन, या मैं कहूं जिनका रेस्ट मास 0 होता है। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एट स्पीड v इज m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करके इधर उधर हम शिफ्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है E इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4। ये इसी की अगली फॉर्मेट होती है, इसी से आई है ये। अरे स्क्वायर करके इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, यही आता है। यहां P मोमेंटम है, E एनर्जी है और m0 रेस्ट मास। बताओ अगर मैं रेस्ट मास 0 कर दूं, ये ऐसे आता है, क्योंकि आपने रेस्ट मास 0 किया है ना, तब वो रिजल्ट आया है। इसलिए रेस्ट मास 0 होता किसका है, फोटोन। इसीलिए हम कहते हैं इट इज वैलिड फॉर ओनली फोटोन, ये केवल फोटोन के लिए है, वैलिड फॉर ओनली फोटॉन्स इक्वल्स टू पीसी। तो जब भी फोटोन का लीनियर मोमेंटम पूछे और आपको एनर्जी दे रखी हो तो इक्वल्स टू पीसी, तो यहां से लीनियर मोमेंटम आएगा पी इक्वल्स टू ई बाई सी। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो एच न्यू बाई सी, अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो एस सी बाई लैम। तो बताइए लीनियर मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन कितना हो गया, पी इक्वल्स टू एच बाई लैम। फ्रीक्वेंसी हो तो एच न्यू बाई सी, एनर्जी हो तो ई बाई सी। बताओ, टू photons having equal wavelength, their linear momentum सेम सेम। देखो, एक फोटोन जा रहा है एक्स डायरेक्शन में h बाई लैम्डा आई कैप, एक फोटोन जा रहा है वाई डायरेक्शन में h बाई लैम्डा जे कैप। बताओ कैन यू से P1 इज इक्वल टू P2? क्योंकि वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन अलग हो तो भी वेक्टर इक्वल नहीं होता। वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी जरूरी है। जबकि यहां तो एक जा रहा है एक्स में, एक जा रहा है वाई में, डायरेक्शन ही डिफरेंट है, तो तुम कह सकते हो बराबर है। तो अब दोबारा सुनो, इफ टू फोटोन्स हैव इक्वल वेवलेंथ देयर लीनियर मोमेंटम मे बी इक्वल, मे बी if directions are equal then it will be equal, if directions are different then it will not be equal, तभी इक्वल नहीं होगा। समझ में आएगी ये बात, समझ में आएगी क्या? नोट कीजिए फिर, अब आप नोट करें।
हाँ जी, लिखा आपने। अब ना लास्ट में एक लाइन लिखें जो मैंने भी आपको बोली है, लिखो। इफ टू photons if two photons have equal wavelength, if two photons have equal wavelength, equal wavelength, their linear momentum, their linear momentum may not be equal, their linear momentum may not be equal, their direction may be different, may not be equal, their direction may be different. ठीक है जी, ओके, ये बात ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखिए, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन in kilogram meter per second of 20 mega electron volt, 20 mega electron volt। जब भी लीनियर मोमेंटम वर्ड आए, E इक्वल्स टू पीसी आना चाहिए दिमाग में फोटोन के लिए। भाई E इक्वल्स टू पीसी, तो P इक्वल्स टू E बाई सी, P इक्वल्स टू E बाई सी। अब आपको एनर्जी तो दे रखी है 20 मेगा, मेगा माने 10 की पावर 6। अब जूल को, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई बटे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 5 15, पॉइंट हट गया, 10 हो गया, 7 हो गया, माइनस एक 20, 10 की पावर माइनस 20 आ रहा भाई। 20 तो आएगा, तू कहे तो 21 कर दू, पर वो जस्टिफाइड हो जाएगी भाई, सही तो 20 आएगा, 10 की पावर माइनस 20। इधर देखो, ये 3 से 0.5 पर कट गया, इस पॉइंट से 0 कट गया, 5 2 जा 10, तो ये 10 की पावर 7, ये 8 ऊपर आके माइनस होगा, तो -8 + 7 -1 हुआ ना, -1 और -19 -20। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2012 EIPMT में आए हुए हैं, जेई मेंस में भी आए हुए हैं, एक साथ लगातार हो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ऐसे आएंगे छोटे छोटे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो आप अलर्ट होकर सॉल्व करें, ठीक है ना। लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन find frequency of a photon having linear momentum, find frequency of a photon having linear momentum 2.2 into 10 की पावर -25
2.2 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टेन की पावर 17 भाई इक्वल्स टू पीसी। अब की बार फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ई की जगह एच न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू पीसी बाई एच। पी 2.2 इंटू 10⁻⁻25, सी 3 इंटू 10⁸ बट ए प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻30 कट गए तो है ना। कितना हो जाएगा 34, ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 34 10⁻70 हर्ट्स। सभी आपके पुराने क्वेश्चन से नीट के आए हुए, पुराने, अभी कुछ भी नया नहीं है, सारे पुराने चल रहे हैं। आजकल आपको पता है कि नीट में भी पुराने क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, नया तो बन ही कर रहा है। सुन रहे हो बात को? सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं वापस, पुराने आने लग गए, 15-16 साल पुराने। ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखो इधर, मान लो एक सरफेस है, ये एक सोर्स है, एक सोर्स से लाइट निकल के आई ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इस सोर्स से लाइट निकल के आई ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और ये जाकर नॉर्मली इंसिडेंट हो गई, नॉर्मली इंसिडेंट हो गई। तो बताइए एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा, क्या एक ही फोटोन आएगा क्या? n फोटोन्स आ रहे हैं, n, तो बताओ कितना मोमेंटम जा रहा है। अब अगर मान लो सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? अब मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम? P फाइनल माइनस P इनिशियल, 0 माइनस NH बाई लैम्डा। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? डेल्टा P बटे डेल्टा T माइनस NH बाई डेल्टा T लैम्डा। अगर मैं आपसे कह दूं n इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ले रहा हूं मैं, तो बताओ डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स, एवरेज फोर्स। आपने इंपल्स में किए होंगे ना इसमें कुछ। भाई इंपल्स में क्या होता है, बॉल होती है, मान लो ये बॉल को सामने की दीवार पे दे मारा, तो व्हाट इज द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम? इंपल्स माने चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। अगर रिबाउंड हो गई सेम स्पीड से तो 2m, वही, और वहीं चिपक गई तो फाइनल मोमेंटम 0 वाला केस है। बस mv की जगह अपन ने फार्मूला लगाया हुआ है NH बाई लैम्डा। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें डायग्राम तो देते नहीं है वो, इसलिए वो एवरेज फोर्स नहीं पूछते, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स पूछते। इसका मतलब है साइन हट जाएगा। क्या नेगेटिव साइन यहां पर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन को बता रहा है? तो ये हमारे पास एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है NH बाई लैम्डा। तो बताइए क्या इस सरफेस ने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया? तो कहने का मतलब यह है कि लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो फोर्स एक्सर्ट करती है, करेगी नहीं करेगी? अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है, बताइए कितना मोमेंटम आया? एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा, n फोटोन्स का मोमेंटम कितना वापस आया? माइनस। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये तो इंपल्स में भी ध्यान रखने पड़ते हैं अपने को, चाहे दीवार पे मारो चाहे फर्श पे गिराओ, आते ना क्वेश्चन। इस साल आपके नीट में भी तो वही आया था, ये एक बॉल को गिराया, टक्कर खाने के बाद सेम हाइट तक आ गई, तो व्हाट इज द इंपल्स? आया ना, साल ही तो आया है।
तो ये ध्यान रखें, नीचे गिरा है चाहे सामने दीवार पे मारे टक्कर, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, डायरेक्शंस का विशेष ध्यान रखें। तो माइनस NH बाई लैम्डा, यही मोमेंटम वापस आ गया। तो अब बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना है? माइनस NH बाई लैम्डा, माइनस NH बाई लैम्डा। तो क्या ये -2NH बाई लैम्डा? व्हाट इज द फोर्स? -2NH बाई लैम्डा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? 2NH बाई लैम्डा। देखो ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम बोले तो भी यही है। अब आप सोच रहे हैं चेंज इन मोमेंटम में फोर्स एक जैसे फार्मूले आ रहे हैं, यूं यूं है बात। यहां n है नंबर और यहां n है पर सेकेंड, ये अंतर है दोनों में। ये n नंबर है सिर्फ और ये पर सेकेंड हो जाए, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 1 ली हुई है, मैंने अभी बताया था ना। डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, ये लिख दिया ना मैंने, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अगर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ले रहे हो तो जस्ट नंबर है, लेकिन फोर्स ले रहे हो तो ये पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये बात। तो आप तो बेसिकली सिर्फ एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, एक फोटोन का मोमेंटम लिखो, उसको n से मल्टीप्लाई कर लो। अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो यही फोर्स है, और रिफ्लेक्टिव है तो 2 से मल्टीप्लाई। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा बने, या तो परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो गया, परफेक्ट रिफ्लेक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, वही वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। तो नेक्स्ट आप लिखें रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स, पहला केस नॉर्मल इंसिडेंस एंड परफेक्ट रिफ्लेक्शन। नॉर्मल इंसिडेंस, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट केस एब्जॉर्प्शन का, नॉर्मल इंसिडेंस, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। नहीं, सेकंड परफेक्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड बोल रहा हूं मैं तो। आप तो बस यूं ध्यान रख लो, एक फोटोन का मोमेंटम लिखो, n से मल्टीप्लाई करो। अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग है यही फोर्स है, यही चेंज इन मोमेंटम है। अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव है 2 लगा दो, बस। ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है बार बार।
आज ही लिखा आप लोगों ने। तो रेडिएशन जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है, सही है। हाँ जी लिखा आपने। चलो एक क्वेश्चन। A light ray, a light ray a light ray of wavelength 400 nanometer, 400 nanometer incident normally, incident normally on a perfectly, incident normally on a perfectly reflective surface, on a perfectly reflective surface. If force experienced, if force experienced by the surface is 0.4 micronewton, 0.4 micronewton, find number of quanta, find number of quanta incident per second on the surface. देखो इधर वेवलेंथ दे रखी है, तो एक फोटोन का मोमेंटम h बाई n फोटॉन्स का मोमेंटम, सरफेस परफेक्टली 2 आ जाएगा और इक्वल्स टू फोर्स, खत्म बात, ऐसे बन जाता है। अब नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड चाहिए, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, f लैम्डा बटे 2h, फोर्स कितना 0.4 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, वेवलेंथ कितनी 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की पावर -9 बटे 2h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34। अब सॉल्व कर ले, यहाँ 0.2 हो गई, पॉइंट हटेगा, जीरो कटेगा, या इस जीरो को मत काटो, ये पॉइंट हटा दो ना, ये हो गया बेटा आपके 80/66 इंटू कितना हो रहा है ये 20, 10 की पावर 20 हो गया ना, ये 66 80 वन टाइम 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा 1.2, तो ये आ गया आपके पास 1.2 इंटू 10 की पावर 20 पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा अगर यही क्वांटा पर आवर बोलूं तो डिवाइड काय को मल्टीप्लाई,
डिवाइड क्यों कर रहे हो भैया? भाई 1 सेकंड में इतने, तो 3600 में कितने मल्टीप्लाई तो होंगे ना, पर डे बोले तो 86,400। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, एक साल में 3 × 10⁻⁷। ठीक है भाई, ओके। ये भी आपके नीट का ही बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब एआईपीएमटी के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है भाई, ये भी पुराना क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको ये रियलाइज करा रहा हूं कि एग्जाम में आएंगे आपके फोर्स वाले क्वेश्चन ये, और हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। अभी तो शुरू के 3-4 पॉइंट ही हुए हैं, अभी तो और चलेंगे आगे, बस 6-7 पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं। छोटी सी थ्योरी है। अपना फोटो इलेक्ट्रिफाइड तो रुक गया, ये तो क्वांटम नेचर चल रही है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल एक क्वेश्चन है भैया। और 2020 में तो 2 थे, कोरोना में। एक वो कोरोना का सेशन आया था ना, एक वो जब वैक्सीन भी नहीं थी। हाँ, तो एग्जाम तो कंडक्ट हुआ था ना उनको। एग्जाम में अगर, सॉरी, एडमिशन अगर देना है कॉलेज में, तो एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने लिया एग्जाम, लेना ही पड़ा। सितंबर में जाके लिया था, 2 बार पोस्टपोन किया, तीसरी बार ले ही लिया। ठीक है भाई, इस बार तो एक बार में ले लिया इस बार तो पोस्टपोन भी नहीं किया। वो तो वो तो उस वजह से हुआ था, जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, जो सेकंड वेव आई थी, उस वजह से करना ही पड़ा था। वो तो फर्स्ट वेव से डेंजरस थी, वो तो मालूम है ना आपको, वो तो और भी डेंजरस थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मजबूरियां थी, देखिए समय था, निकल गया। सुन रहे हो बात को? ठीक है ना? ये अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मेटल प्लेट है, उसको एक थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड किया हुआ है। इसका मास m है, ओके। अब इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट की गई, ये लाइट ई एनर्जी पर सेकंड ला रही है। क्या ला रही है? ई एनर्जी, मतलब एनर्जी ला रही है ई पर सेकंड, एनर्जी ला रही है ई पर सेकंड। ये आकर इस पे गिर गई। मान लो ये प्लेट जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, कैसी है? तो मेरा सिर्फ ये पूछना है कि इक्विलिब्रियम में थ्रेड वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। लिखो स्टेटमेंट, लिखो। ए लाइट रे कैरिंग एनर्जी, a light ray carrying energy E per second, a light ray carrying energy E per second, incident normally, incident normally on a perfectly absorbing metal plate, perfectly absorbing metal plate of mass small m, metal plate of mass small m suspended by a thread, suspended by a thread. Find angle subtended by thread, find angle subtended by thread from vertical in equilibrium.
देखो ये फोर्स लगेगा तो ये प्लेट आगे डिस्प्लेस होगी, लेकिन ये धागे से बंधी है, धागे से बंधी है ना, तो इसलिए एक आर्क पे जाएगी और रुक जाएगी, है भाई। और इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से इसने एक एंगल बना रखा है थीटा, ये अपने को पता करना। बताइए क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्या रेडिएशन फोर्स हॉरिजॉन्टल, क्या रेडिएशन फोर्स और वेट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, आपस में तो बैलेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है। अरे होता है कि नहीं होता, है ना। तो आपस में तो बैलेंस नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई तीसरा ही बैलेंस कर रहा है ना। कौन भाई, ये मेटल आगे नहीं जा रही, इसका मतलब ये भी बैलेंस हुआ है, ये नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब एमजी भी बैलेंस हुआ है। कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन एंड से अवे क्या ली जाती है? अवे। अब कंपोनेंट में तोड़ना है तो वो एंगल इसके टेल पर आना चाहिए। एक लाइन यहां ड्रॉ करी, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। बताइए अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा रेडिएशन फोर्स, टी कॉस थीटा वेट, टेन थीटा एफ आर बाई एम जी। बस अपने को रेडिएशन फोर्स चाहिए। बताओ कितना रेडिएशन फोर्स? ई बाई रेडिएशन फोर्स पूछ रहा हूं मैं तो। अगर रेडिएशन ई एनर्जी कैरी कर रहा है तो मोमेंटम ई बाई सी। अब सरफेस अगर एब्जॉर्बिंग है तो यही फोर्स है, यही फोर्स है, यही रेडिएशन फोर्स होगी। इसको एन से क्यों नहीं गुणा कर रहा मैं? इसको एन से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? पर सेकेंड ऑलरेडी, मतलब एन फोटॉन्स की टोटल एनर्जी दे रखी है आपको। ये एक फोटोन की एनर्जी नहीं है, ये एन फोटॉन्स की क्यूमुलेटिव एनर्जी। भाई यूं बंडल आया, देखो एक ये बंडल आया, इस बंडल के अंदर ये एच न्यू है, खूब सारे एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू, ठीक है ना। मान लो एन एच न्यू है, टोटल फोटॉन्स कितने हैं? एन, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? एन एच न्यू। तो ये पूरी की पूरी आपको ई बता दी। अब दोबारा ई से थोड़ी गुणा करना है, एन फोटॉन्स की टोटल एनर्जी यानी एनएच न्यू सीधे ई की टर्म्स में दे दिया आपको। एक फोटोन की एनर्जी है मान लो 1 जूल, 10 फोटोन आए तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? 10 जूल, तो 10 जूल सीधा दे दिया आपको। अगर मुझसे कहता ना क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, इन दैट कंडीशन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एन। ओके, ओके भैया, समझ गया ना ये? हाँ जी, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिव होती तो 2E/c, सही है बात। बस अभी तो एब्जॉर्बिंग है तो अपने को यही लिख देना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू E/c इंटू mg। तो क्या थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स E/c mg? बोलिए। अगर टेंशन पूछते तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ओके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये बात। अगर मान लो मैं आपसे सिंपल एक लाइन बोलता, a light ray carrying energy E incident normally on a perfectly reflective surface, what is the change in momentum? 2E/c। 2015 नीट में आया था क्वेश्चन, तो ये फील करके रखनी पड़ेगी, रटना नहीं है, लॉजिकली चेक करो कि हो क्या रहे हैं। छोड़ रहे बात? सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो अपने को मालूम है फाइनल मोमेंटम -E/c हो जाएगा। और आपको बता ही दिया, आप तो सीधे याद रखो कि रिफ्लेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकलता है मुंह से, अगर आपने लॉजिकली समझा हुआ तो इस बात को। समझ रहे बात को? पढ़ते ही आंसर है। 2015 में यही क्वेश्चन था, लाइट रे कैरिंग एनर्जी ई इंसिडेंट ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड? तो सीधे क्या बोलोगे? 2E/c, 2E/c। E/c गया, E/c आ गया, E/c गया, -E/c आया।
नहीं तो जीरो ही हो जाएगा। समझ गए ना बात को, ये बात। हाँ जी, ये फोर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? बताओ, अगर किसी सरफेस पर फोर्स इंसिडेंट हो रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्या इस प्लेट पर प्रेशर था? बिल्कुल था, तभी तो डिस्प्लेस हो गई है। अपनी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि मेटल सस्पेंडेड है, मैं उस पर लाइट जला दूं तो आगे सरक जाएगी? ऐसा होता है क्या? तो फिर ये कैसे हो गया? काहे को हाइपोथेटिकल? ओरिजिनल है ये। हाइपोथेसिस का हमारी फिजिक्स में कोई रोल नहीं है। हमारी पूरी फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे चलती है। आप यूं कहोगे कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन इतने कम होते हैं कि उससे एप्रिशिएबल फोर्स नहीं बन पाता कि हमें प्लेट डिस्प्लेस होती हुई दिखे। प्लेट डिस्प्लेस हो रही है, 100% हो रही है। थीटा इतना छोटा है कि हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स नहीं है, फोर्स तो है, लेकिन प्लेट डिस्प्लेस होती हुई नहीं दिख रही। बहुत छोटा एंगल बनना है। आई बात समझ में? नहीं तो किसी चीज को पुश करना हो तो लाइट ही जला देना। नहीं। अच्छा, एक कॉमेट होता है, कॉमेट। कॉमेट में एक प्लैनेट होता है, उसके एक टेल होती है, वो भी सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है। कॉमेट जब सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है तो कॉमेट की टेल हमेशा सन से अवे रहती। क्यों रहती है अवे? रेडिएशन प्रेशर। तो सन के रेडिएशन प्रेशर की वजह से टेल अवे बनी रहती है। देखिए आगे ना एविडेंस, प्रूफ आ गया कि नहीं आ गया? ये बात तो लिखो अगली लाइन, रेडिएशन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ए सरफेस। रेडिएशन exerts pressure on a surface. Radiation exerts pressure on a surface. ठीक है, आगे बात समझ में? ये बात, रेडिएशन exerts pressure on a surface. फॉर एग्जाम्पल लिख देना, tail of comet, tail of comet, tail of comet remains away. Tail of comet remains away from sun. Tail of comet remains away from sun. ठीक है जी? तो मेरी बात सुनिए, आज अपन ने बात की है फोटोन थ्योरी की, क्वांटम नेचर की। अगली क्लास में भी यही बढ़ेगा आगे। आप केवल पढ़ के आ जाना, पहले लेक्चर है, आज केवल पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में आते ही मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करा दूंगा। अगली क्लास जैसी खत्म होगी, अगला लेक्चर, तो मैं आपको फौरन क्वेश्चन टिक करा दूंगा, आप घर से कर लाना। ठीक है? और उसके नेक्स्ट डे जो भी डाउट्स है मैं आते ही पहले डिस्कस कर लूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी? ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, फिर मिलेंगी, परसों मिलेंगी। ओके बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।